600 सालों की कल्टीवेशन के बाद जब मैं लौटा तो देखा कि दुनिया अब वैसी नहीं रही जैसी मुझे याद थी। तभी एक आवाज आई, सर ये बहुत डेंजरस है। हमें एक इमरजेंसी मैसेज मिला था कि कोई 10,000 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के ठीक ऊपर खड़ा है। मैं तो भूल ही गया था कि ये अब कल्टीवेशन की दुनिया नहीं है। उस ऑफिसर ने कहा, एक्सक्यूज मी सर, कृपया अपना आईडी कार्ड दिखाइए। मैंने सोचा ट्रैवल परमिट, क्या यह गांव का कोई सर्टिफिकेट है? उसने फिर कहा, सर अगर आपके पास आईडी कार्ड नहीं है तो प्लीज हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। मैंने उन्हें बताया, मेरा नाम यूतियान है, मेरी उम्र 60 साल है और मैं शांकिंग गांव से हूँ। मैं पहाड़ों पर एकांत में रहता था, इसलिए मुझे इस मॉडर्न दुनिया के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। पुलिस वाला हैरान होकर बोला, क्या आपका जन्म सच में 1962 में हुआ था? तभी ब्लड टेस्ट के रिजल्ट्स आ गए। डॉक्टर ने कहा, इनके एक्टिव सेल्स एक आम इंसान से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हैं, बाकी कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है। सर आप अपनी हेल्थ ऐसे कैसे मेंटेन रखते हैं? आपकी शक्ल देखकर तो कोई भी आपको 20 साल का ही समझेगा। मैंने मन ही मन सोचा, शायद पहाड़ों की ताजी हवा और भरपूर स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से बुढ़ापा मुझ पर धीरे धीरे आ रहा है। ऑफिसर ने कहा, देखिए सर, चूंकि आपके पास कोई आईडी कार्ड नहीं है इसलिए टेक्निकली आप एक अनडॉक्यूमेंटेड पर्सन माने जाएंगे, लेकिन हमारे रिकॉर्ड्स के हिसाब से आपका एक बेटा है जो इसी शहर में रहता है। क्या आप उससे मिलना चाहेंगे? मैं हैरान रह गया, क्या कोई गलती तो नहीं हो रही? उसने बताया, डेटाबेस में उनकी माँ का नाम जांग क्यूयुन लिखा है। मैंने बेचैनी से पूछा, क्यूयुन कहाँ है? मुझे जल्दी उनसे मिलवाइए। लेकिन उसका जवाब सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अनफॉर्चुनेटली 20 साल पहले ही एक बीमारी से उनका निधन हो चुका है। आई एम सॉरी। ये आपके बेटे की डिटेल्स हैं, आप चाहें तो उसे ढूंढ सकते हैं। यू जिएटिंग, मेरा बेटा, ऑफिसर ने कहा। मिस्टर यू, मैं आपको अभी वहां ले चलता हूँ। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि 2 जन्मों के अकेलेपन के बाद आज मेरा एक बेटा और 3 पोते पोतियाने होंगे। मैं जिसके पास अनगिनत मैजिकल ट्रेजर हैं, जो एक लीजेंडरी कल्टीवेटर है, क्या मेरे वंशज ऐसी छोटी सी जगह पर रहते हैं? तभी ऑफिसर एमसी को उसके सन के अपार्टमेंट के पास ले जाता है। हम वहां पहुंचे। ऑफिसर ने कहा, हेलो मिस शेंग सुहुआ, हमें ये सज्जन मिंगजू टावर के पास मिले। इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से ये आपके पति के पिता हैं। वो औरत एकदम शॉक में थी। क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? इतना जवान आदमी और आप कह रहे हैं कि ये मेरे फादर इन लॉ हैं? ऑफिसर ने कंफर्म किया कि डेटाबेस से मैच हो चुका है। उसने कहा, मुझे भी अपने पति से पूछना है, लेकिन अभी वो हमें अंदर ले गई। तभी एमसी भाग के अपने सन को देखने जाता है। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने रोते हुए बताया, जियाटिंग बहुत ऊंचाई से गिर गए थे। सर्जरी के बाद से उन्हें होश नहीं आया है। हमारे पास हॉस्पिटल के पैसे नहीं थे, इसलिए हमें उन्हें घर लाना पड़ा। उसने मुझसे कहा, हालांकि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि आप मेरे फादर इन लॉ हैं, लेकिन प्लीज आप यहाँ रुकिए और जियाटिंग के पास बैठिए, मैं खाना बनाती हूँ। उसके जाने के बाद एमसी ने अपने पावर का यूज करके अपने बेटे को ठीक कर दिया। तभी मेरे बेटे को होश आया। उसने मुझे देखा और पूछा, आप कौन हैं? मैंने भारी आवाज में कहा, मैं तुम्हारा पिता हूँ, यूतियान। वो रो पड़ा। क्या पिताजी, क्या सच में आप हैं? आप इतने सालों तक कहाँ थे और आप ऐसे इतने जवान क्यों दिख रहे हैं? मैंने उसे गले लगा लिया। काश मैं थोड़ा जल्दी लौटा था तो तुम्हारी माँ हमें इतनी जल्दी छोड़कर नहीं जाती। मैंने उसे बताया कि मैं कुछ रीजन से घने पहाड़ों में एकांत में रह रहा था। तभी सुहुआ की आवाज आई, खाना तैयार है। मैंने सुहुआ से कहा, तुमने इस मुश्किल वक्त में बहुत मेहनत की है, थैंक यू। वो बोली, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं फादर इन लॉ, वो मेरे पति हैं, उन्हें बचाना ही था। चलिए खाना खाते हैं। खाते वक्त सुहुआ ने पूछा, क्या आपको खाना पसंद नहीं आया? मैंने मुस्कुराकर कहा, खाना बहुत टेस्टी है, बस बात यह है कि मैंने सालों तक सिर्फ जंगल के फल और ताजी ओस पीकर गुजारा किया है, बहुत टाइम से इंसानी खाना नहीं खाया। मैंने पूछा, सुना है बच्चे बाद में लौटेंगे? उसने हाँ में सिर हिलाया। मैंने कहा, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, जल्दी वापस आऊंगा। मेरे जाते ही सुहुआ ने हैरानी से जियाटिंग से पूछा, अभी क्या हुआ? वो इतनी तेज कैसे दौड़ रहे थे? मैं सीधा एक गिरवी की दुकान पहुंचा। वहाँ एक आदमी ने पूछा, जी सर बताइए। मैंने अपना जेड स्टोन टेबल पर रखा। मुझे इसे गिरवी रखना है, देखिए इसकी क्या कीमत मिलेगी? उसने स्टोन को गौर से देखा और बोला, सर आपका ये जेड बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहा है, मुझे अपने मास्टर को बुलाना होगा। उसने मास्टर लियांग को बुलाया। मास्टर लियांग ने जैसे ही उसे देखा उनके होश उड़ गए। ये तो ओल्ड माइन ग्लास जेड है, टॉप क्वालिटी का इंपीरियल ग्रीन। जल्दी यंग मास्टर्स किन को बुलाओ, हम इस पर डिसीजन नहीं ले सकते। इस जेड की कीमत कम से कम 200 मिलियन है। तभी दुकान का मालिक किन मिंगजे वहां आया। सॉरी मिस्टर यू, आपको वेट कराने के लिए। आपके इस जेड के लिए हम 300 मिलियन ऑफर करते हैं, क्या आपको ये ठीक लगेगा? मैंने शांति से कहा, हाँ ठीक है। उसने कहा, ग्रेट, अपनी बैंक डिटेल्स दीजिए, मैं अभी पैसे ट्रांसफर करता हूँ। मैंने कहा, मेरे पास कोई बैंक कार्ड नहीं है। उसने तुरंत एक चेक लिख कर दिया। मैं सीधा बैंक गया। वहाँ स्टाफ से कहा, प्लीज मेरा अकाउंट खोल दीजिए और ये चेक डिपॉजिट कर दीजिए। स्टाफ हैरान थी। सर क्या आप सच में इस चेक की पूरी अमाउंट जमा करना चाहते हैं? उसने मुझे मेरा नया कार्ड दिया और जब तक वो पलटी मैं वहाँ से गायब हो चुका था। मैं अगली सुबह घर पहुंचा। सुहुआ और जियाटिंग टेंशन में थे। पिताजी आप आ गए, हमें लगा आप कहीं खो गए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं खो नहीं सकता। फिर मैंने अपनी पोती से पूछा, बेटा यहाँ सबसे अच्छे अलग थलग वाले घर कहाँ मिलते हैं, जहाँ ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो? उसने कहा, अलग थलग वो तो सिर्फ विला होते हैं, सबसे बेस्ट तो सीव्यू नंबर 1 और झुनचेंग यिपिन है।
मैंने कहा ठीक है चलो वहीं चलते हैं। जेटिंग परेशान हो गया। पापा मजाक मत कीजिए, एक विला की कीमत करोड़ों में होती है। मैंने कॉन्फिडेंस से कहा तुम बस मुझे वहां ले चलो, पैसों की टेंशन मत लो, हमारा परिवार इस छोटी सी जगह पर नहीं रह सकता। हम सी व्यू नंबर 1 पहुंचे। सेल्समैन ने पूछा सर आपको कैसा घर चाहिए? मैंने कहा लोगों से दूर और आसपास का एनवायरनमेंट एकदम बेस्ट होना चाहिए। उसने हमें एक पेंट हाउस दिखाया। सर ये सी व्यू नंबर 1 का सबसे शानदार विला है, 780 स्क्वायर मीटर का, एकदम लुजन रिवर के सामने। जेटिंग ने धीरे से मुझसे कहा पिताजी ये कुछ ज्यादा ही महंगा है, हम इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। सेल्समैन ने एटीट्यूड में कहा सर इस प्रॉपर्टी को अंदर से देखने के लिए ही आपके अकाउंट में मिनिमम 50 मिलियन का बैलेंस होना चाहिए। मैंने शांति से अपना कार्ड उसके आगे कर दिया। ये लो चेक कर लो। बैलेंस देखकर उसके पसीने छूट गए। ये यस सर प्लीज मेरे साथ आइए। पूरा विला देखने के बाद उसने पूछा सर क्या आप सेटिस्फाइड हैं? मैंने कहा बुरा नहीं है, मैं इसे खरीद रहा हूँ। वो शॉक्ड थी। सर क्या आप और ऑप्शंस नहीं देखना चाहते? मैंने कहा क्यों, क्या मैं इसे अभी नहीं खरीद सकता? वो हड़बड़ाते हुए बोली बिल्कुल खरीद सकते हैं, मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट रेडी करती हूँ। पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। मैनेजर ने कहा मिस्टर यू प्रॉपर्टी के पेपर्स के लिए हमें आपके आईडी कार्ड की जरूरत होगी। मैंने जियाटिंग का आईडी कार्ड आगे बढ़ा दिया। इसका यूज करो। जियाटिंग एकदम चौंक गया। अरे पापा घर तो आपने खरीदा है, इसे मेरे नाम क्यों कर रहे हैं? मैंने प्यार से उसे डांटते हुए कहा तुम मेरे बेटे हो, अगर मैं तुम्हारे लिए नहीं खरीदूंगा तो किसके लिए खरीदूंगा? मैनेजर ने मेरे और जियाटिंग के चेहरे को देखकर मन ही मन सोचा ये सच में बाप बेटे हैं। आजकल मेडिकल ब्यूटी टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई है यार। उसने हमें चाबियां दी और कहा कि घर एकदम रेडी है, हम आज ही शिफ्ट कर सकते हैं। तभी मेरे पोते पोतियां आपस में बात कर रहे थे। हमारे पास तो रहने की सही से जगह भी नहीं है, दादाजी कहाँ सोएंगे? मेरा पोता लिन बोला माँ टेंशन मत लो, मैं अभी एक प्रोडक्शन में सपोर्टिंग रोल कर रहा हूँ। फ्यूचर में मैं एक बड़ा घर जरूर खरीदूंगा ताकि परिवार का बोझ हल्का कर सकूं। तभी जियाटिंग ने आकर कहा सुआ पापा ने नया घर खरीद लिया है, जल्दी सामान पैक करो, हम आज रात ही शिफ्ट हो रहे हैं। मेरी पोती मुझे देखकर फुसफुसाई ये तो बड्ढे भाई से भी छोटे दिखते हैं, कहीं ये सच में पापा के नाजायज बेटे तो नहीं? जियाटिंग ने उसे डांटा चुप कर बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने दादाजी का अपमान करने की? मैंने हंसते हुए कहा कोई बात नहीं, मैं आज अचानक आ गया इसलिए कोई खास तोहफा नहीं ला पाया, लेकिन सुहुआ तुमने इतने सालों तक बहुत मेहनत की है, ये तुम्हारे लिए है। मैंने उसे कुछ पैसे दिए, फिर कहा अभी सिर्फ जरूरी सामान पैक कर लो, बाकी कल ले लेंगे। जब वो सब नए घर पहुंचे तो उनकी आंखें फटी रह गईं। हे भगवान ये घर कितना बड़ा है, ये तो कमाल है पापा, क्या आपकी कोई लॉटरी लगी है इतना बड़ा घर किराए पर लेना? जियाटिंग ने सीना तानकर कहा किराए पर लेने का क्या मतलब, तुम्हारे दादाजी ने इसे खरीदा है और मैं तुम्हें बता दूं कि प्रॉपर्टी के पेपर्स भी मेरे नाम पर हैं। बच्चों का तो दिमाग ही घूम गया। वो आपस में बात करने लगे। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे पापा दूसरी पीढ़ी के अमीर हैं? मतलब क्या हम तीसरी पीढ़ी के अमीर बच्चे हैं? मैंने कहा ठीक है अब ऐसे घूरना बंद करो और अपने अपने कमरे खुद चुन लो। मास्टर बेडरूम तुम्हारे माता पिता के लिए है, रूम सिलेक्ट कर लो, फिर मैं तुम्हें बाहर डिनर पर ले चलूंगा। जियाटिंग ने कहा और तुम्हारे दादाजी के लिए भी एक मास्टर बेडरूम है, तुम में से कोई भी इसके लिए लड़ेगा नहीं। बच्चे खुश होकर बोले वाह दादाजी का कमरा तो बहुत महंगा लग रहा है, बड्ढे बुजुर्गों का तोहफा कोई मना नहीं कर सकता। हाँ। अगले दिन हम बाहर थे तभी सडिडरे एचक पर एक इमरजेंसी हो गई। एक बूढ़े आदमी को जमीन पर पड्डे देख मैंने कहा इनका रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम फेल हो गया है, ब्रेन हेमरेज हो चुका है। एक आदमी ने मुझे रोका नौजवान हिलना मत, अगर सच में कुछ हो गया तो तुम जिम्मेदारी नहीं ले पाओगे। जियाटिंग बीच में आया मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, उन्हें देखने दीजिए। मैंने बिना टाइम वेस्ट किए अपने एक्यूपंक्चर और ट्रू ची का इस्तेमाल करके कुछ ही सुइयों से उस आदमी को होश में ला दिया। भीड़ चिल्लाने लगी वाह डिवाइन डॉक्टर आप कमाल हैं, ये आदमी तो बस मरने ही वाला था और आपने चमत्कार कर दिया। जियाटिंग ने भी गर्व से कहा जी हाँ दादाजी आपकी मेडिकल स्किल्स तो सच में दिव्य। लेकिन मैंने मन में सोचा आज मैंने बहुत ज्यादा ट्रू ची का इस्तेमाल कर लिया, पता नहीं इस ब्लू स्टार ग्रह की स्पिरिचुअल एनर्जी इसे जल्दी से भर पाएगी या नहीं। यहाँ की एनर्जी मेरी दूसरी दुनिया जितनी प्योर नहीं है, ये उतनी तेज नहीं है जितनी मैंने कल्पना की थी। जब मैं घर वापस लौटा तो मेरी पोती यूलिन अपना कैमरा लेकर घूम रही थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी स्ट्रीमर यूलिन। हमारे लिविंग रूम से लुजिन नदी का क्या मनोरम दृश्य दिखाई देता है। मुझे देखते ही वो बोली दादाजी आप घर आ गए? मैंने हैरानी से पूछा तुम ये क्या कर रहे हो? ये छोटा सा बॉक्स क्या ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन डिवाइस है? तभी उसकी लाइव चैट में किसी ने कमेंट किया अरे स्ट्रीमर क्या तुम्हारे दादाजी किसी कल्टीवेशन नॉवल से बाहर निकल कर आए हैं? सॉरी दोस्तों मैं आज के लिए स्ट्रीम यहीं एंड कर रही हूँ। मैंने अपने पोती से कहा मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, चलो आज कार खरीदने चलते हैं। पोती ने कहा दादाजी मुझे लगता है कि एक बड़ी और कंफर्टेबल एसयूवी आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगी, चलिए मर्सिडीज या BMW देखते हैं, उस तरफ चलिए, आगे से राइट मुड़िए। दादाजी क्या आप सच में इस जगह के लिए नए हैं? आपने रास्ता एक ही नजर में कैसे पहचान लिया? शोरूम पहुंचने पर सेल्समैन बोली गुड मॉर्निंग सर, क्या आपको कोई पर्टिकुलर मॉडल पसंद है? मैंने एक कार की तरफ इशारा करते हुए कहा मैं यह वाला लूंगा। सेल्समैन ने कहा सर ये हमारा कलेक्टर एडिशन रोल्स रॉयस फैंटम है, क्या आप चाहेंगे कि मैं पहले एक टेस्ट ड्राइव के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर दूं? मैंने कहा कोई जरूरत नहीं है, बस यही पैक कर दो। सेल्समैन बोली बहुत बढ़िया सर, इस फुल ऑप्शन मॉडल की कीमत 98 लाख युआन है, डिलीवरी एक हफ्ते के अंदर हो जाएगी। मैंने पोती से कहा चलो एक और खरीदते
देखते हैं, क्या यह तुम्हें बेटर लगेगी? पोती खुशी से उछल पड़ी। देखिए, दादाजी ने मेरे लिए फेरारी खरीद ली। क्या मैं सच में कोई सपना तो नहीं देख रही? दादाजी, मैंने उस आदमी को ढूंढ लिया है जिसने आपकी जान बचाई थी। उसका नाम यू तियान है। वो सालों तक पहाड़ों में एकांत में रहता था। उसने हाल ही में अपनी आईडी अपडेट करवाई है और अपने परिवार से मिला है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि उनके घर के रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स के हिसाब से वो अभी 60 साल के हैं। बूढ़े आदमी ने पूछा, 60 साल के? क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने किसी गलत आदमी की इन्वेस्टिगेशन तो नहीं कर ली? जिंग हुआन बोला, जी हाँ, उनका आईडी कार्ड अभी हाल ही में रिन्यू हुआ है। बूढ़ा आदमी सोच में पड़ गया। 60 साल की उम्र में भी वो इतने जवान दिखते हैं और बस कुछ ही मिनटों में उन्होंने मुझे मौत के मुंह से वापस खींच लिया। जिंग हुआन, वो वाकई कोई नॉर्मल इंसान नहीं है मिस्टर यू। जैसे इंसान से दोस्ती करना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है और अगर दोस्ती ना हो पाए तो उन्हें कभी नाराज मत करना। जिंग हुआन, समझ गया। एक अच्छा सा गिफ्ट तैयार करो, मैं उनसे पर्सनली मिलकर उन्हें थैंक यू कहूंगा। और हाँ, मेरी वो कीमती द होंग पाओ चाय की पत्तियां भी साथ ले आना। जिंग हुआन हैरान रह गया। दादाजी, लेकिन वो चाय तो आपका खजाना है। क्या पता अगर हम ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान से दोस्ती कर लें तो फ्यूचर में ये हमारा ही फायदा है। बॉस ने कहा, यू हुआ, क्या तुम आज फ्री हो? चलो काम के बाद साथ में डिनर करते हैं। यू हुआ ने मन में सोचा, ये मैडम वांग शादीशुदा हैं, फिर भी हर दिन मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती हैं। लेकिन अगर मैंने इन्हें नाराज किया तो मेरी जॉब खतरे में पड़ जाएगी। मुझे यहाँ से जल्दी निकलने का कोई बहाना सोचना होगा। उसने बॉस से कहा, मेरी माँ ने मेरे लिए घर पर खाना बना दिया है तो मैं घर पर ही खा लूंगा। बॉस बोली, घर पहुँचने में काफी टाइम लगता है, तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हें कुछ टेस्टी खिलाऊंगी। खाने के बाद मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगी। मैंने पूछा, क्या यू हुआ आज वापस नहीं आ रहा है? लड्डच की बोली, बर्थडे भाई का हर दिन ऐसा ही होता है, उनकी कंपनी बहुत बिजी है। यू हुआ को हर दिन ओवरटाइम करना पड़ता है और वो बहुत लेट घर आते हैं। लड़की ने गुस्से में कहा, हम्फ, किस काम में बिजी? बस उसकी वो फ्रस्ट्रेटेड बॉस बड़े भाई को इतना हैंडसम देखकर वो उसे सिड्यूस करना चाहती है। चूंकि वो उसकी कोई बात नहीं मानता, इसलिए वो उसे हर दिन देर तक काम करवाने के बहाने ढूंढती है। ये तो सरासर एक्सप्लॉयटेशन है। उसने आगे कहा, ये सोचना भी अजीब है कि कोई मेरे इतने शरीफ बड़े भाई को फंसाना चाहेगा। वैसे उसका चेहरा वाकई किसी हथियार से कम नहीं है ना? पिता जियाटिंग ने कहा, ये मेरी भी गलती है। मैंने ही उसे कहा था कि एक जगह सेटल होने के बाद उसे टिक कर मेहनत करनी चाहिए। ज्यादा मत सोचो, क्या पता उसने सच में कभी अपनी जॉब चेंज करने का ना सोचा हो। मेन रीजन ये है कि हमारे परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन खराब थी, इसलिए उसने जॉब छोड़ देने की हिम्मत ही नहीं की। मैंने कहा, अगर उसे ये जॉब पसंद नहीं है तो वहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। यू हुआ को अभी फोन करो और उसे वापस आने के लिए कहो। आज का यू हुआ वो नहीं है जिसे बस जीने के लिए स्ट्रगल करना पड़े। अब तुम सबको बस वही करना है जो तुम करना चाहते हो। मैं तुम सबका सपोर्ट हूँ। छोटे पोते ने पूछा, तो क्या मैं ये स्पोर्ट्स प्लेयर बन सकता हूँ? पोती बोली, दादाजी, इसे तो बस पढ़ाई नहीं करनी है, इसे तो हमेशा गेम्स ही खेलने हैं। छोटे ने जवाब दिया, ये सिर्फ कोई मामूली गेम नहीं है, ये एक प्रोफेशनल स्पोर्ट है। इससे देश को नेशनल लेवल पर प्राउड फील कराया जा सकता है। मैंने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम्हारे मार्क्स अच्छे आते रहे तो मैं तुम्हें अपना सपना पूरा करने की पूरी परमिशन दूंगा। थैंक यू दादाजी। हाँ, मैं खूब मन लगाकर पढ़ाई करूंगा। अरे धीरे दौड़ना, ध्यान रखना कहीं गिर न जाओ। जियाटिंग बोला, मैं अभी यू हुआ को कॉल करता हूँ और उसे वापस आने के लिए कहता हूँ। यू हुआ ने कहा, माफ कीजिए मैडम वांग, मुझे एक कॉल आ रहा है। हेलो पिताजी, जियाटिंग ने कहा। यू हुआ, अब और परेशानी सहने की जरूरत नहीं है, घर वापस आ जाओ। यू हुआ ने मन में सोचा, पूरे 3 साल तक मैं इस कंपनी का गुलाम बनकर रहा। मैंने एहसान का सारा कर्ज चुका दिया है। फाइनली अब मुझे इस अनफेयर ट्रीटमेंट को और बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। बॉस ने कहा, यू हुआ, क्या तुम सच में ऐसा सोच रहे हो? अभी परफॉर्मेंस रिव्यू का टाइम है और तुम्हारी परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छी नहीं लग रही है। यू हुआ ने सख्ती से कहा, मैडम वांग, मैं आपके साथ डिनर पर नहीं जाऊंगा। आप मेरे परफॉर्मेंस रिव्यू के साथ जो चाहें वो कर लें। मैं कल ही अपना रेजिग्नेशन दे रहा हूँ। बॉस घबरा गई, क्या तुम सच में रिजाइन करना चाहते हो? यू हुआ, अपने परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में एक बार सोच लो। मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगी जैसे मैंने रिजाइन वाली बात सुनी ही नहीं। कैसा रहेगा अगर तुम आज मेरे साथ डिनर कर लो? मैं जीएम से तुम्हारी प्रमोशन के बारे में बात कर लूंगी। यू हुआ ने जवाब दिया, कोई जरूरत नहीं है, कृपया प्रमोशन का मौका आप किसी और के लिए छोड़ दें। मैं कोई चापलूस इंसान नहीं हूँ और मैं इन छोटे मोटे फायदों के लिए अपना जमीर बेचना नहीं चाहता। बॉस गुस्से से बोली, बड़ी हिम्मत आ गई है तुम में यू हुआ। अगर तुम्हारी एक अच्छी शक्ल ना होती तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस कंपनी में एक दिन भी टिक पाते? बड्डे भाई, क्या आपने सच में जॉब छोड़ दी? यू हुआ ने कहा, जी हाँ, अब से मैं घर पर ही रहूंगा। मैंने कहा, कल तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो तुम और तुम्हारे पिता मेरे साथ मॉर्निंग वॉक पर चलना। ठीक है दादाजी। मैंने मन ही मन अपने परिवार को देखकर सोचा, जियाटिंग बहुत इंटेलिजेंट है और चीजें जल्दी सीखता है। वह बिजनेस के लिए एकदम परफेक्ट है। कैपिटल की कमी होने के बावजूद उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी ईमानदारी और मेहनत है। वह सबसे कैपेबल असिस्टेंट साबित होगा। यूलिन को एक्टिंग पसंद है, लेकिन वह इंडस्ट्री के अनरिटन रूल्स को फॉलो करने से साफ इनकार करती है। यूक्यूई बहुत एक्टिव है और उसका ई स्पोर्ट्स का सपना है, वो बिल्कुल मेरे जैसा है। अब जब मैं वापस आ गया हूँ तो मैं डेफिनेटली उनके सभी सपनों को पूरा करने में उनकी मदद करूंगा। तभी डोर बेल बजी। अजीब बात है, हम तो यहाँ अभी अभी शिफ्ट हुए हैं, किसी को हमारा एड्रेस पता नहीं होना चाहिए। दरवाजा खोलते ही जियाटिंग बोला, ओ आप हैं, प्लीज अंदर आइए, प्लीज अंदर आइए। उसने आवाज लगाई। यूं हुआ, जाओ दादाजी को बाहर बुला लाओ। ठीक है। अंदर आकर वांग देयू ने कहा, बिना अपॉइंटमेंट के आना मेरी गलती थी। अगर मिस्टर यू अभी तक नहीं जागे हैं तो हम वेट कर सकते हैं।
चाय पीते हुए वो बोले, वैसे बहुत बढ़िया चाय है, इसकी खुशबू से ही माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है। बेटा एक कप और देना। जिंग हुआन ने पूछा, दादाजी क्या ये चाय सच में इतनी अच्छी है, आपकी कीमती दा होंग पाओ से भी बेटर? दादाजी ने मजाक में डांटा, अरे बदमाश, मुझसे कंपटीशन करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम बड़ों की रिस्पेक्ट करना भूल गए हो? जिंग हुआन हंसकर बोला, ओ हम्फ, हाँ दादाजी, चूंकि आपने बड़ों का आदर और छोटों से प्यार करने की बात कही है तो आपको मुझ छोटे से भी प्यार करना चाहिए। ठीक है ठीक है, यह आखिरी कप तुम्हारा है, मैं अब तुमसे और कंपटीशन नहीं करूंगा। मैंने कमरे से बाहर आते हुए कहा, जियाटिंग इनके लिए एक और कप चाय बनाओ। वांग देयू ने उठकर कहा, नमस्कार मिस्टर यू, मैं आज स्पेशली आपको मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू कहने आया हूँ। ये तांग राजवंश के कैलीग्राफर तैंग युआन की ओरिजिनल पेंटिंग है, मेरी तरफ से एक छोटा सा टोकन ऑन ऑफ ग्रेटिट्यूड, मुझे उम्मीद है आप इसे एक्सेप्ट करेंगे। मैंने शांति से कहा, ये बस मैंने यूं ही कर दिया था, इसे इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। वांग देयू बोले, भले ही आपने इसे कैजुअली किया हो, लेकिन आपने मेरी जान बचाई है, अगर आप न होते तो मैं बहुत पहले ही मर चुका होता। मेरा नाम वांग देयू है, हैशी वांगशी इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का करंट चेयरमैन। जब भी आपको किसी चीज की जरूरत हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जियाटिंग हैरान रह गया, वांग देयू आप ही हाई इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के वो लेजेंड मिस्टर वांग देयू हैं जिनका नाम चाइना की फोर्ब्स लिस्ट में है? वांग देयू हंसे, हाँ, मैंने तो बस एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी शुरू की थी, इसमें कुछ खास नहीं है। मैंने वांग देयू से कहा, मैं आपसे एक डील करना चाहता हूँ, प्लीज बोलिए मिस्टर यू। जियाटिंग ने बीच में कहा, भाई वांग पहले चाय पीजिए। वांग देयू बोले, ये चाय सचमुच लाजवाब है, इसे पीकर मुझे बहुत रिफ्रेशिंग फील हो रहा है। जियाटिंग ने गर्व से बताया, ये स्पिरिचुअल चाय है जिसे मेरे पिताजी ने खुद उगाया है, उन्होंने काफी क्वांटिटी में बनाई है, जाते वक्त थोड़ी अपने साथ ले जाइएगा। सच में बहुत बहुत थैंक्स। भाइयों मेरा भी यहीं आस पास एक अपार्टमेंट है, हम पड़ोसी हैं, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कभी भी कॉल कर लेना, ठीक है? बिल्कुल। तभी यूलिन कमरे में आई। जियाटिंग ने कहा, पिताजी हमारे यहाँ गेस्ट्स आए हैं। यूलिन ये तुम्हारे अंकल वांग हैं और ये उस बूढ़े आदमी के पोते हैं जिन्हें दादाजी ने बचाया था। मिस्टर वांग ये मेरी बेटी यूलिन है। जिंग हुआन ने कहा, हेलो मेरा नाम वांग जिंग हुआन है, मुझे लगता है मैं आपको जानता हूँ। यूलिन ने कहा, जी हाँ मिस्टर वांग, बहुत समय पहले एक इंटरव्यू हुआ था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं आपको याद रहूंगी। वांग देयू ने पूछा, क्या आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं? जिंग हुआन ने बताया, मेरी एक एंटरटेनमेंट कंपनी है, मैं मिस यू से एक प्रोडक्शन के कास्टिंग कॉल के दौरान मिला था। अच्छा। जिंग हुआन ने पूछा, मैं बस सोच रहा था कि क्या मिस यू अभी किसी कंपनी के साथ साइंड है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या आप मेरी कंपनी ज्वाइन करना चाहेंगी? यूलिन खुशी से उछल पड़ी, सच में क्या मैं इसके लिए काफी अच्छी हूँ? जियाटिंग हंसते हुए बोला, हाँ हाँ हाँ, तो अब से मेरी बेटी का करियर आपके ही हाथों में है, छोटे भाई वांग। फिर उसने लिन से कहा, अरे लिन जल्दी करो और इन्हें अंकल वांग कहो। लिन चिढ़ते हुए बोली, पिताजी आप ये क्या कह रहे हैं, ये मुझसे बस कुछ ही साल बड़े हैं, इन्हें अंकल कहने से ये बहुत बूढ़े लगेंगे। वांग देयू ने मुझसे कहा, थैंक यू डिवाइन डॉक्टर यू, मैं आपके बताए काम को जरूर पूरा कर दूंगा। कार में बैठते ही जिंग हुआन ने पूछा, दादाजी आप डॉक्टर यू से क्या बात कर रहे थे, उनका एटीट्यूड अचानक इतना चेंज कैसे हो गया? वांग देयू ने सख्ती से कहा, जो पूछना ठीक नहीं वो मत पूछो, और याद रखो अब से मिस्टर यू के परिवार के साथ भी वैसा ही रिस्पेक्ट के साथ पेश आना जैसा तुम मेरे साथ आते हो, समझे? समझ गया दादाजी। जाते जाते जिंग हुआन ने यू हुआ से कहा था, भाई यू आज हमारी इतनी जल्दी अच्छी दोस्ती हो गई, क्यों ना हम कल रात डिनर पर इस बात को सेलिब्रेट करें? यू हुआ ने कहा, जरूर, बस एक अच्छी सी लोकेशन सिलेक्ट कर लेना और मुझे मैसेज कर देना। जियाटिंग ने जिंग हुआन को चाय देते हुए कहा था, ये हमारी होममेड चाय है, थोड़ी सी टेस्ट करने के लिए लेते जाइए। थैंक यू भाइयों। वांग देयू ने अपने पोते से कहा, जिंग हुआन तुम अभी जवान हो और तुम्हें चाय वाय पसंद भी नहीं है, क्यों ना ये चाय तुम मुझे ही दे दो। जिंग हुआन ने चाय छुपाते हुए कहा, दादाजी भाई जियाटिंग ने यह स्पेशली मुझे दी है, आप और मिस्टर यू अब इतने अच्छे दोस्त बन गए हैं, आपको आगे चाय की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वांग देयू हंसने लगे, अरे मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे अपनी हेल्थ के लिए इस चाय की तुमसे ज्यादा जरूरत है। हाँ। तभी जियाटिंग की आवाज आई, हाँ पिताजी क्या आप ऊपर अपने कमरे में नहीं थे? मुझे लगता है मैंने अभी अभी एक ब्लरी शैडो देखी, मुझे तुम्हें कुछ और बातें बतानी है। जियाटिंग, कुछ दिनों में बिजनेस चैम्बर का एक इवेंट है, एल्डर वांग तुम्हें अपने कुछ दोस्तों से मिलवाने ले जाएंगे, तुम यू हुआ को भी साथ ले जा सकते हो। एल्डर वांग के दोस्त? तो क्या वे सभी बड़े बिजनेसमैन नहीं होंगे? तुम्हें खुद को अंडर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है, हालांकि हमारा यू परिवार अभी बस शुरुआत ही कर रहा है, हम डेफिनेटली चाइना का सबसे बड़ा परिवार बनेंगे, हालांकि हम अभी फाउंडेशन रखने के स्टेज में ही हैं, मेरा गोल सिर्फ चाइना तक लिमिटेड नहीं है। पिताजी प्लीज हमारे साथ आइए, आपके साथ रहने से मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। ठीक है, ये कैलीग्राफी वांग देयू को दे देना, एटिकेट्स फॉलो करना जरूरी है। पिताजी ये क्या है? पिताजी ये कैलीग्राफी तो कमाल की है, आप सच में इतने मिस्टीरियस लेटर्स लिख सकते हैं, इसे ऐसे ही दे देना सरासर बर्बादी है। कोई बात नहीं, ये तो बस मैंने ऐसे ही लिख दिया है, इसे ज्यादा सीरियसली मत लो, आखिर मेरे पिताजी कौन है, उनकी नॉर्मल हैंडराइटिंग भी इतनी इम्पैक्टफुल है, वे डेफिनेटली कोई आम रिटायर्ड अमीर इंसान नहीं है। आजकल होटल्स का स्टैंडर्ड बहुत गिर गया है, कोई भी यूं ही अंदर आ जाता है। सुपरवाइजर वांग प्लीज थोड़ी रिस्पेक्ट से बात करें, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? यूं हुआ कि हिम्मत तो देखो, ऐसे एक्सपेंसिव होटल में खाने आया है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम बिल भी पे नहीं कर पाओगे? शाओजिंग क्या तुम इनके दादाजी को जानती हो? ये मेरी पिछली कंपनी
कंपनी में मैनेजर थी। ये औरत बहुत एरोगेंट दिखती है और मेरे बेटे को टारगेट करने की हिम्मत भी कर रही है। बस एक मैनेजर, मुझे लगा जैसे कोई चेयरमैन हो। टैलेंट तो टकेगा नहीं, लेकिन ईगो और अकड़ पूरी है। आपको मेरे बारे में बोलने का क्या हक है? आप लोगों में कोई क्लास नहीं है और आप एकदम कंगाल दिखते हैं। यहाँ किस लिए आए हैं कौन जाने। हालांकि मुझे नहीं पता कि आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं। मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगी। मिस जंग, क्या कोई बात है? ये लोग, मुझे डाउट है कि ये लोग होटल में कोई तमाशा करना चाहते हैं। आपको केयरफुल रहना चाहिए। ऐसे लोगों को अंदर न जाने देना ही बेटर है। एक्सक्यूज मी, प्लीज तुरंत यहाँ से चले जाइए। हमारी एक अपॉइंटमेंट है। अगर आप हमें अंदर नहीं जाने देंगी और काम में डिले होगा तो क्या आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगी? ये इस परिवार को देखिए। क्या ये लोग ऐसे दिखते हैं जो यहाँ किसी वीआईपी से मिलने आए हों? आजकल लोग बिना स्क्रिप्ट के ही कितनी डींगे मारते हैं। तुम अभी अभी यहाँ क्यों आई हो? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि पहुंचते ही मुझे ढूंढ लेना? ये सब इन लोगों की वजह से हुआ है डार्लिंग। ये लोग होटल में घुसकर गेस्ट्स को परेशान करने का मौका ढूंढ रहे थे। उफ, ये लोग हैं कौन? सिक्योरिटी को ही इस तरह की चीजों को हैंडल करने दो। ठीक है, आज हमारे यहाँ एक बहुत बड़े वीआईपी आ रहे हैं। शियाओयू, ज्यादा केयरफुल रहना। सभी लोग ध्यान दें, हमारे जनरल मैनेजर ने ऑर्डर्स दे दिए हैं। देखो, डिवाइन डॉक्टर यू, आप आ गए। जिंग हुआन ने मुझे पहले से इन्फॉर्म नहीं किया था कि आप आ रहे हैं। मुझे अभी उससे पूछने पर ही पता चला और मैं सही टाइम पर आपका वेलकम नहीं कर पाया। मैं दिल से माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अब इस होटल में कभी नहीं आऊंगा। डिवाइन डॉक्टर यू, आई एम वेरी सॉरी। मेरे स्टाफ ने चीजें ठीक से हैंडल नहीं की। प्लीज आप नाराज मत होइए। ये चेयरमैन वैंग है, इस होटल के मालिक। ये इस नौजवान के सामने इतने रिस्पेक्टफुल क्यों हैं? आखिर ये है कौन? डिवाइन डॉक्टर यू, प्लीज अंदर चलिए। मिस्टर यू के परिवार का अच्छे से ख्याल रखना। शियाओ हुआन, तुम्हारे दादाजी किसे रिसीव करने जा रहे हैं? वे तो दौड़ते हुए गए। उन्होंने अपनी वॉकिंग स्टिक का भी इस्तेमाल नहीं किया। मुझे सच में बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है। क्या तुम्हारे दादाजी ने कोई मैजिकल पिल खा ली है? वो अचानक इतने एनर्जेटिक कैसे हो गए? वो तो पहले से काफी जवान भी लग रहे हैं। आप अभी देखेंगे। डिवाइन डॉक्टर यू, प्लीज बैठ जाइए। ओल्ड वांग यहाँ है। क्यों ना आप हमारे स्पेशल गेस्ट का इंट्रोडक्शन कराए? क्या आप लोग जानना चाहते हैं कि मेरी करंट हेल्थ इतनी अच्छी कैसे हो गई? कुछ दिन पहले मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था। अचानक ब्रेन हेमरेज हुआ। मैं सड़क पर गिर पड़ा था और इन डिवाइन डॉक्टर यू ने मुझे बचाया। इन्होंने न केवल मेरी जान बचाई बल्कि मेरी बॉडी को 20 साल पहले जैसा जवान कर दिया। डिवाइन डॉक्टर यू, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैं अपने लिए लंबी उम्र नहीं मांगता। मैं बस आपसे अपने बच्चे को बचाने की रिक्वेस्ट करता हूँ। इसके लिए चाहे मुझे अपना सब कुछ दांव पर लगाना पड़े, मैं तैयार हूँ। डिवाइन डॉक्टर यू, एल्डर चेन के बेटे चेन जिक्सुआन हमारे पूरे सर्किल के सबसे प्रॉमिसिंग टैलेंट हैं, सबसे सक्सेसफुल। वह बहुत कम उम्र में ही मेजर जनरल बन गए थे। कुछ टाइम पहले एक मिशन पर उनके साथ बहुत बुरा हुआ। उनके हाथ पैर काट दिए गए, उनकी आंखें निकाल ली गईं, उनका चेहरा बुरी तरह डैमेज कर दिया गया और जीभ भी काट दी गई। उनके शरीर में एक अननोन वायरस भी डाल दिया गया है। वह अभी हॉस्पिटल में कोमा में है। मैं जाकर देखता हूँ। बहुत खूब। डिवाइन डॉक्टर यू, प्लीज इधर आइए। चेयरमैन वांग, एल्डर सॉन्ग, एल्डर चेन, क्या आज का खाना आप सबको पसंद आया? आप लोग यहाँ अंदर कैसे आए? ओल्ड वांग, आपको सच में इस होटल की सफाई करनी चाहिए। कोई भी यहाँ आकर भौंकने लगता है। अरे बेवकूफ, तुम क्या चिल्ला रहे हो? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि यहाँ वीआईपी गेस्ट्स बैठे हैं? लेकिन वे चुपके से अंदर कैसे आ गए? फैनचेंग, तुम अपना काम कैसे कर रहे हो? ये मिस्टर यू ही वो वीआईपी गेस्ट हैं जिन्हें मैंने आज स्पेशली इनवाइट किया था। मुझे माफ कर दीजिए चेयरमैन वांग, मैं कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। हम डिवाइन डॉक्टर यू, आज हम आपका ठीक से वेलकम नहीं कर पाए। फिर भी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं इसका पूरा हिसाब करूंगा। फैनचेंग, तुम काफी टाइम से इस होटल में हो ना? चेयरमैन वांग, मैं अपना हैंडओवर प्रोसेस पूरा करके रिजाइन कर दूंगा। मैं तो बर्बाद हो गया। मैंने सच में इतने पावरफुल इंसान से पंगा ले लिया। अगर उन्होंने बदला लेने का फैसला किया तो मेरा करियर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। डॉक्टर जाओ प्लीज। डिवाइन डॉक्टर यू को जिक्सुआन की कंडीशन के बारे में बताया करें। पेशेंट के इंटरनल ऑर्गन्स इस समय बहुत बुरी तरह डैमेज हो चुके हैं। शरीर में एक अननोन इन्फेक्शियस वायरस भी है। ये तो कोई गली मोहल्ले का झोला छाप फ्रॉड लग रहा है। एल्डर चेन, सच में कितने डेस्परेट हो गए हैं। ये इंसान इस हालत में भी जिंदा कैसे बच गया? इसकी विल पावर वाकई कमाल की है। ऐसा लगता है जैसे इसने बहुत ब्रूटल टॉर्चर सहा है। पेशेंट को ऐसे केयरलेस तरीके से टच न करें। उसकी इम्यूनिटी 0 हो चुकी है। एक नॉर्मल सर्दी जुकाम का इन्फेक्शन भी उसकी जान ले सकता है। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। क्या ये सच में ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन यूज कर रहा है? ये तो एकदम नॉनसेंस है। पेशेंट पहले ही मरने की हालत में है। ऐसे में टीसीएम क्या ही कर लेगा? डिवाइन डॉक्टर यू को अपना काम करने दीजिए। मेरा कल्टीवेशन लेवल अभी बहुत कम है। अगर मैं अपनी पीक स्टेज पर होता तो मैं इसे एक पल में पूरा हील कर देता। मुझे जल्दी से अपनी पावर वापस लानी होगी। डिवाइन डॉक्टर यू, क्या उसे बचाना इम्पॉसिबल है? अब उसके शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वह 3 मिनट से भी कम टाइम में होश में आ जाएगा। लेकिन उसके हाथ पैर और बाकी डैमेज हिस्सों के लिए पूरी तरह रिकवर होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। ये फ्रॉड बकवास कर रहा है। हाथ पैर वापस ग्रो होंगे जब तक कि वो कोई इमोर्टल गॉड ना हो। उफ, जिक्सुआन मेरे बेटे, तुम आखिरकार जाग गए। ये कैसे पॉसिबल है? ये चमत्कार कैसे हो गया? क्या सच में चेन जिक्सुआन की कंडीशन स्टेबल हो गई है? डीन, ये अनबिलीवेबल है। इसके सारे इंटरनल ऑर्गन्स पूरी तरह से रिकवर हो चुके
चुके हैं, यहाँ तक कि पुरानी इंजरीज भी पूरी तरह हील हो गई हैं। इसकी हेल्थ तो पहले से भी ज्यादा बेटर है। वेनहेंग जैसा कोई इंसान अगर वह हमारे हॉस्पिटल में रहकर प्रैक्टिस करे तो जंग के मैदान में घायल हुए हमारे हजारों सोल्जर्स को अब उस दर्द से नहीं जूझना पड़ेगा। मैं इस मामले को हैंडल कर लूंगा। मैं अभी हेड से बात करूंगा। डिवाइन डॉक्टर यू, ये सारी प्रॉपर्टीज हमारे चेन परिवार की हैं। प्लीज इन्हें देख लीजिए। मैंने ऑनरशिप डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिए हैं। ये किसी भी टाइम आपके नाम पर ट्रांसफर किए जा सकते हैं। निश्चिंत रहिए। हालांकि टेक्निकली अब ये मेरे यू परिवार के अंडर हैं, फिर भी आपका चेन परिवार चाइना के 4 सबसे महान परिवारों में से एक बना रहेगा। मेरा इन बिजनेस को सीधे अपने कब्जे में लेने का कोई इरादा नहीं है, ना ही मैं आपके काम में इंटरफेयर करूंगा। सब कुछ डिवाइन डॉक्टर यू की मर्जी के हिसाब से ही होगा। डिवाइन डॉक्टर यू, ये 2 शानदार विला मेरे नाम पर हैं। हेलो दोस्तों, अगर इस स्टोरी में रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आ जाएगा।